आइए लल्लन टॉप अड्डे में मुलाकात करिए हमसे और सितारों के संग करिए सत्संग आमने सामने। 18, 19 और 20 नवंबर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली। रजिस्ट्रेशन फ्री है लल्लन टॉप ऐप पर। आज से करीब 27 साल पहले दिल्ली में तंदूर हत्याकांड हुआ था। अवैध संबंध के शक में सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी नैना साहनी की पहले गोली मारकर हत्या की थी और शव के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। इसके बाद इन टुकड़ों को जलते तंदूर में डाल दिया था। ठीक 27 साल बाद दिल्ली में एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है। बस तंदूर की जगह अब फ्रिज ने ले ली है। हम बात कर रहे हैं श्रद्धा वालकर की हत्या की, जिसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। नमस्कार, सौरभ त्रिपाठी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। आज बड़ी खबर की शुरुआत एक वीडियो से करते हैं। वीडियो में मुंह पर कपड़ा बांधे जिस शख्स को आपने देखा उसका नाम आफताब है। वही आफताब जो पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया, अखबार और टीवी की सुर्खियों में बना हुआ है। आज आफताब को पुलिस और फॉरेंसिक टीम क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए महरौली के उस जंगल में लेकर गई जहां उसने श्रद्धा के शव के टुकड़ों को फेंका था। पुलिस की माने तो आफताब आधी रात के बाद श्रद्धा के टुकड़ों को इस जंगल में एक एक करके फेंकने जाता था ताकि किसी की नज़र में ना आ सके। पुलिस को जंगल में मांस के टुकड़ों की तलाश इसलिए है ताकि डीएनए टेस्ट के जरिए आरोपों की पुष्टि की जा सके। यहाँ पुलिस और फॉरेंसिक टीम के सामने कुछ चुनौतियाँ भी हैं। मसलन हो सकता है कि जंगल के जानवर उन टुकड़ों को अपने साथ ले गए हों और खा लिए हों, या मर्डर को 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं तो क्या अब भी टुकड़े वही होंगे, और अगर वही हैं तो किस अवस्था में हैं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम को अब तक श्रद्धा की बॉडी के 10 से 12 टुकड़े मिल चुके हैं। इन टुकड़ों की हड्डियों का इस्तेमाल डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस ने तकनीकी जांच के लिए आफताब के फ़ोन और लैपटॉप को भी जब्त कर लिया है। जघन्य अपराध की इस घटना से लोगों में गुस्सा है। कोई फांसी की मांग कर रहा है तो कोई उम्र कैद की। हम आगे इस पर भी बात करेंगे कि इस तरह के मामलों में किस तरह की सज़ा का प्रावधान है। इस तरह की नृशंस घटनाओं में अपराधी की मनोदशा क्या होती है, कौन सी वजह होती है जो एक इंसान को दूसरे इंसान के शव के टुकड़े करने तक ले जाती है। लेकिन इससे पहले एक नज़र इस पूरी घटना पर संक्षिप्त में नज़र डाल लेते हैं। अब तक में जो जांच पता चला है उसके मुताबिक साल 2019 के बीच में एक डेटिंग ऐप के जरिए श्रद्धा वालकर की मुलाकात आफताब पूनावाला से हुई। धीरे धीरे इन मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा और दोनों एक दूसरे को डेट करने, रिश्ते का विरोध किया तो दोनों ने मुंबई में ही लिव इन में रहने का फैसला किया। जनवरी 2020 में श्रद्धा की मां को देहांत हो गया, जिसके बाद श्रद्धा 2 हफ्तों के लिए अपने पिता के साथ रहीं और फिर आफताब के पास लौट गईं। मां की मौत के बाद श्रद्धा वापस आई तो उसके और आफताब के बीच नोक-झोंक होने लगी और आफताब घरेलू हिंसा पर उतर आया था। श्रद्धा ने हिंसा के बारे में अपने पिता को फ़ोन करके बताया था। फिर साल आया 2022 और मार्च अप्रैल के महीने में दोनों हिमाचल घूमने गए थे। इसके बाद दोनों ने दिल्ली शिफ्ट होने का फैसला किया। इस फैसले के बारे में श्रद्धा के पिता विकास मदन वालकर को जानकारी नहीं थी। 15 मई को दोनों दिल्ली के छतरपुर में शिफ्ट हुए। 3 दिन बाद 18 मई को आफताब ने गला घोंटकर श्रद्धा की हत्या कर दी और शव के टुकड़े कर दिए। सितंबर में श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण ने उसके भाई को बताया कि पिछले 1.5 महीने से उसका संपर्क नहीं हो पा रहा श्रद्धा से। लक्ष्मण से सुनिए कि हत्या से पहले श्रद्धा किस तरह से मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी। झगड़ा होता था क्या? बहुत झगड़े होते थे। यहाँ तक कि एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में और हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं। बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना। 12 अक्टूबर को पालघर के मानिकपुर पुलिस स्टेशन में इसकी गुमशुदगी दर्ज की गई।
अक्टूबर के अंत में वसई पुलिस ने आफ्ताब से पूछताछ की, तब उसने बताया था कि मई के महीने में श्रद्धा से लड़ाई होने के बाद उसने घर छोड़ दिया था। फिर पूछताछ में आफ्ताब ने अपना जुर्म कबूला और मर्डर की बात कही। 11 नवंबर को पुलिस ने छतरपुर वाले फ्लैट से आफ्ताब पूनावाला को गिरफ्तार किया और उसके बाद आफ्ताब को 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। श्रद्धा के पिता की मांग है कि आफ्ताब को कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। आपके लिए जो जस्टिस होती है एक पिता के लिए, जो मैं सोच भी नहीं सकती कि आप जब ये सुनते होंगे कि बेटी के साथ क्या क्या हुआ, हमें ही सुनने में जब इतना शौक लग रहा है, तो एक पिता को सुनने में किस तरह से लग रहा होगा। ये हादसा जो हुआ है, आप क्या चाहते हैं? अगर इन्वेस्टिगेटर्स आपको सुन रहे हैं, किस तरह से केस आप चाहते हैं आगे प्रोसीड करें? नहीं, अगर जो उसने डिक्लेयर किया हुआ है वो हिसाब से अगर वो मतलब अभी तक इन्वेस्टिगेशन पूरा हुआ नहीं, उसका रिजल्ट रिपोर्ट आना बाकी है। कंफर्म नहीं है अभी कि वो जो बताया है वो मतलब वैसा ही है। अगर वो वैसा है तो फिर उसको फांसी होनी चाहिए। इस मामले में राजनीति भी शुरू हो चुकी है। मुंबई में बीजेपी नेता राम कदम के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ और राम कदम ने इस पूरे मामले को लव जिहाद से जोड़ दिया। राम कदम सोशल मीडिया पर भी लव जिहाद के एंगल से हत्या के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। राम कदम के अलावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इस घटना को लव जिहाद से जोड़ा है। नाम बदल के, शोला बदल करके, भेष बदल करके हिंदू लड़कियों को, जो मुंबई में घटना हुई है, उस मुस्लिम लड़कों ने अपने साथ विधिवत, जैसा उसके परिजन कह रहे हैं, उसके बाद उसे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के अंदर में ये एक लव जिहाद एक तरह से मिशन चल गया है। आपने श्रद्धा वालकर हत्याकांड की अब तक की कहानी सुनी। आप समझते हैं कि ये घटना रेयर ऑफ द रेयरेस्ट की श्रेणी में आएगी या नहीं? इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 2010 में उत्तराखंड के देहरादून में भी ऐसी वारदात हुई थी, जब राजेश गुलाटी नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर शव के 72 टुकड़े कर डीप फ्रीजर में रख दिए थे और बाद में मसूरी के जंगलों में फेंक दिया था। 2017 में देहरादून के जिला सत्र न्यायालय ने इस घटना को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा और राजेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और 15 लाख का आर्थिक दंड भी लगाया था। अगर कोर्ट श्रद्धा मर्डर केस को भी इसी कैटेगरी में रखती है तो आफ्ताब को क्या सजा मिलेगी, ये हमने पूछा निर्भया केस की वकील सीमा कुशवाहा से। सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बच्चन बनाम स्टेट ऑफ पंजाब राज्य में इसको डिफाइन किया है कि कोई भी मैटर रेयरेस्ट ऑफ रेयर में कैसे आता है। उसके बाद एक और जजमेंट आया है जो कि मच्छी का मैटर था, वो इसमें भी उन्होंने डिफाइन किया है कि किस मैटर को रेयरेस्ट ऑफ रेयर हम मानेंगे और उसके आधार पर अगर वो मैटर रेयरेस्ट ऑफ रेयर बनता है तो डेथ पेनाल्टी भी दी जा सकती है। तो इसमें 4-5 उन्होंने ग्राउंड लिए हैं, जिसमें है कि कत्ल करने का तरीका, मैनर ऑफ कमीशन ऑफ मर्डर, कि किस तरीके से कत्ल किया गया। अब जिस श्रद्धा वाले मैटर की बात करें कि इस बेटी को उसने 35-36 टुकड़ों में काटा, उसके बाद उसको रखा, फिर ऐसे करके फेंक रहा है छोटे छोटे 2-3 उसमें बॉक्स में पॉलिथीन में ले जा करके। क्या कोई ह्यूमन बीइंग जो नॉर्मल पर्सन नॉर्मल बिहेव करेगा वो ऐसे करेगा? तो ये एक तरीके से किसी का प्रवृत्ति जो वो कितनी क्रूअल होगी तब जाकर के ऐसा कोई अपराध करेगा, इस कैटेगरी में अपराध करेगा, इस तरीके के मेथड का यूज करेगा। तो एक तो ये ग्राउंड हो गया। दूसरा ये है कि मैग्निफिकेंट ऑफ द क्राइम, वो भी इन सारी चीजों को देखा जाएगा। साथ ही साथ कि जो इनोसेंट पर्सन है, अगर कोई बच्चे का मर्डर करता है, कोई किसी मांस पर गोलियां चला देता है, कोई किसी पर बहुत ही, अगर किसी की डेथ हो गई उसके बाद भी लगातार उसके साथ क्रूअलिटी कर रहा है, तो ये इन सारी चीजों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डिफाइन किया है। मोटिव देखा जाता है कि आखिर जो पर्सन सडनली क्या होता है कि किसी ने किसी को प्रोवोक किया, मारपीट किया, गाली गलौज हो गई, तो गुस्सा आया, उसने गोली चला दी या ज्यादा चोट लग गई, उसे डेथ हो गई। लेकिन कोई स्ट्रेटजिकल तरीके से उसका मर्डर करना चाहता है, उसका मोटिव है कि इसको हम मारेंगे और किस तरीके से मारेंगे, तो उसका मोटिव साफ झलक रहा है कि उसका मर्डर करने का है, प्लान कर रहा है। श्रद्धा वाले मैटर में देखेंगे कि आफ्ताब ने प्लान किया, वो
मुंबई से उसको महाराष्ट्र से लेकर के आता है, दिल्ली में छतरपुर में रहता है, किस तरीके से प्लान करता है, फ्रिज खरीदता है, उसके बाद केमिकल से कैसे ब्लड को साफ करता है और डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे उस बिटिया के टुकड़ों को फेंकता है। तो ये मैटर रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में। श्रद्धा वालकर की हत्या के केस में पुलिस का दावा है कि आफ्ताब ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। जैसा कि पुलिस का कहना है कि हत्याकांड 18 मई को अंजाम दिया गया। ऐसे में ये बात गौर करने वाली है कि सीसीटीवी का बैकअप कितने दिनों का था। किसी सीसीटीवी का बैकअप 6 महीने तक रहे, ये बात आमतौर पर मुश्किल है। इन हालातों में अगर पुलिस ठोस सबूत नहीं जुटा पाई तो ये केस अदालत में कैसे स्टैंड करेगा, ये भी सुनिए। देखिए, प्रेमा फेसाई इस केस को अगर देखा जाए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई एक वर्डिक्ट में इस तरीके इक्विटी के आधार पर और प्रेमा फेसाई देखा कि मर्डर हुआ, किस तरीके से हीनियस क्राइम किया गया, किस तरीके से क्रुएलिटी करके, और जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर मैटर में ये मैटर कवर हो रहा है उस तरीके से इस श्रद्धा का मर्डर किया गया। तो ये प्राइमा फेसाई सारी चीजें क्लियर। ये भी क्लियर हो गया कि ये मर्डर जो है आफ्ताब ने किया, ये उसने एडमिट किया है, पुलिस के सामने कन्फेस किया है। अब इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि पुलिस के सामने एक्यूज्ड द्वारा किया गया कन्फेशन एडमिसेबल नहीं है, लेकिन उसी में इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि 27 जो उनका धारा है उसमें ये प्रोविजन है कि उतना पार्ट को एडमिसेबल पुलिस के सामने भी माना जाएगा जितने से सबूत जुटाए गए। तो ये जो पुलिस सबूत जुटा रही है ये आफ्ताब के एडमिशन के, उसके कन्फेशन के आधार पे जुटा रही है कि उसने श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े हैं वो कहां कहां फेंके। तो उतना पार्ट रिलेवेंट हो गया। अब साथ में कि इसका मोटिव क्या था, जिसमें वो बता रहा है कि श्रद्धा के साथ वो लिव इन में था, वो उसकी वाइफ नहीं थी, वो उसकी फ्रेंड नहीं थी, और वो बता रहा कि शादी के लिए दबाव डाल रही थी। तो इसकी कड़ियां जुड़ती जा रही है। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 6 कहता है कि अगर आपके पास कंक्रीट एविडेंस नहीं है, लेकिन किसी केस में अगर आप स्टोरी वो एक डेवलप होती है और उससे अगर उन कड़ियों को जोड़ते हैं, वो सब एक दूसरे से रिलेट कर रही है, तो विदाउट एनी सीसीटीवी फुटेज, क्या आफ्ताब ने जो चीजें बताई हैं और उनके आधार पे पुलिस सबूत जुटा रही है, इसके आधार पे डेथ पेनल्टी क्या इसमें कोर्ट में भी प्रूफ किया जा सकता है। अब बात सोशल मीडिया पर आफ्ताब की मानसिक स्थिति को लेकर हो रही चर्चाओं की करते हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आफ्ताब की मानसिक स्थिति की बात हो रही थी, उसको लेकर हमने बात की है इंडियन एयरफोर्स में मेडिकल साइकोलॉजिस्ट नितनेम सिंह सोढ़ी से। सुनिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन काफी सेंसिटिव भी है, मैं थोड़ा डिटेल में उसका आंसर देना चाहूंगा। तो सबसे पहली चीज तो कि कोई भी क्रिमिनल हो तो उसको डायरेक्टली इवेल्युएट किए बिना इंटरव्यू लिए कोई भी साइकोलॉजिस्ट है उस पर कमेंट नहीं कर सकता, कि डायग्नोसिस नहीं दे सकता कोई भी। तो हमें पेशेंट ये जो क्रिमिनल है उसको सामने देखना होता है बताने के लिए कि एग्जैक्ट उसको क्या दिक्कत है क्या नहीं है। लेकिन जहां तक पब्लिक डोमेन में ये केस है, अगर हम एक जनरल वे में बात करें, कोई पर्सन इस टाइप का बिहेवियर करे, एक्सट्रीम वायलेंट बिहेवियर, होमिसाइड मर्डर, तो डेफिनेटली ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के सिम्टम है। इसका मतलब ये नहीं उसे है, हो सकता है उसे ना हो सकता है उसने उसके लिए किया हो, लेकिन एक बहुत ही जनरल अगर हम एनालाइज करके देखें तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में ही ये चीजें होती हैं कि इंसान जो सही गलत की पहचान है उसे भूल जाता है। काफी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, काफी साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स हैं जो इंसान की सही गलत की जो समझ है उसे नष्ट कर देते हैं। और हैविंग सेड दिस, ये भी चीज कंसिडर में रखनी है कि ये पर्सन के बारे में जैसे हम बाकी जगह सोर्सेज से और पता चल रहा है पुलिस वगैरह की इन्वेस्टिगेशन में कि ये पर्सन की सोशल लाइफ ठीक ठाक चला रहा था, तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये भी चांसेस हैं कि इसमें ये जो रेज में जो इम्पल्स में आके मर्डर करने के बाद उसको अपने आप को बचाने के लिए ये चीज करी हो। और अगर मैं जनरली बताऊं, साइकोलॉजी में सोशियोपैथी नाम की एक चीज होती है जिसको हम कॉमनली साइकोपैथ वगैरह के नाम से जानते हैं। ऐसे लोग जो कि समाज में घुलना मिलना जानते हैं लेकिन वो समाज के सही और गलत की परिभाषाएं नहीं समझते, वो समाज के सही गलत के हिसाब से एक्शन नहीं करते लेकिन समाज में घुल मिल के रहते हैं, उनको साइकोपैथ बोलते हैं। और टेक्निकली सोशियोपैथ ऐसे लोगों को बोला जाता है जो इसी टाइप का वायलेंट बिहेवियर, सही गलत की पहचान ना करने की क्षमता, और ये सब के साथ सोसाइटी में मिक्स भी नहीं हो पाते, वो सोशियोपैथ में है। तो ये दो ऐसे कॉमन फ्रेम्स हैं साइकोलॉजी के, ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कि अभी तक के पुलिस की जांच में ये सामने आया है कि आफ्ताब ने अमेरिकी क्राइम शो डेक्स्टर से प्रभावित होकर श्रद्धा की हत्या की प्लानिंग की।
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे तमाम शोज़ हैं और इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि क्या ऐसे शोज़ का मानसिक असर होता है ऐसे लोगों पर। सुनिए इस पर भी। डेक्स्टर जैसे टीवी शोज की बात करें, ये सब अमेरिकन टीवी शोज हैं जो कि अगर हमको भारत में देखने हो तो केवल इंटरनेट के द्वारा ही देखे जा सकते हैं। बहुत ही रेयर टीवी चैनल्स होते हैं इंडिया में जहाँ पे ये टेलीकास्ट हो। और डेक्स्टर मैंने पूरा शो देखा है, मैंने सारे सीरीज देखे हमने, क्योंकि वो भी इसी फील्ड क्रिमिनल साइकोलॉजी से रिलेटेड है, तो उसके ऊपर रिसर्च भी लोग करते हैं काफी। हमें समझना है कि डेक्स्टर, पहले तो समझते हैं कि डेक्स्टर टीवी सीरीज उसमें था क्या। डेक्स्टर टीवी सीरीज में एक पर्सन था जिसका नाम था डेक्स्टर, और वो डेक्स्टर पुलिस की मदद करता था ब्लड के जो सैंपल्स हैं, ब्लड की छींटें दीवारों पे जो पड़ती हैं, उससे पता लगाने में कि मर्डर कैसे हुआ होगा। इसको हम ब्लड स्पैटर एनालिसिस बोलते हैं टेक्निकली। तो ये उसका काम था और ये उसका प्रोफेशनल काम था। पर्सनल लाइफ में वही पुलिस की मदद करने वाला जो कि क्रिमिनल्स पकड़वाता था, वो इंसान ऐसे क्रिमिनल्स जिनको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, जिनको पुलिस नहीं दंड दे पा रही है, सबक दे पा रही है, उनको वो खुद से मारता था। और वो खुद से उनका मर्डर करके इसी तरीके से उनकी बॉडी को अलग अलग पीसेस में काट के प्लास्टिक बैग्स में अलग अलग जगह पे फेंकता था, और उसको पुलिस नहीं ढूंढ पाती थी डेक्स्टर को। ये कहानी है डेक्स्टर की। ये काफी लंबा टीवी सीरीज चला था और बेशक कहा जा सकता है कि इस केस में डेक्स्टर से काफी मिलती जुलती चीजें उसने करी। अब डेक्स्टर से इंस्पायर होकर इसने ऐसा किया है, या फिर मर्डर करने के बाद उसने जब आइडियाज ढूंढने की कोशिश करी इंटरनेट पे तब उसे डेक्स्टर का मिला है, हमें नहीं पता। लेकिन इतना बता सकते हैं कि प्रभावित है वो बिल्कुल, क्योंकि उसने वही तरीका इस्तेमाल किया जो उस टीवी सीरीज में दिखाया गया। और ऐसे टीवी सीरीज, अगर हम डेक्स्टर की बात करें, डेक्स्टर टीवी सीरीज 18+ का है, 18 से कम उम्र का नहीं होता। लेकिन इंडिया में काफी ऐसे बच्चे हैं जो लीगल वेबसाइट से उसको डाउनलोड करके देखते हैं और काफी चीजें हैं। तो ये भी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों पे ध्यान रखें। और पेरेंट्स का मतलब ये नहीं कि बच्चे आपके अगर 18 से नीचे के हैं तभी आपके बच्चे हैं। इस केस में भी अगर हम ये चीज समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने अपने बच्चे से कट ऑफ कर दिया, इसी वजह से उसके साथ ये क्राइम हो पाया। अगर पेरेंट्स बच्चों पे निगरानी रखते, भले 20 साल की हो, 25 साल की हो, 30 साल की हो, है तो बेटी ही, अगर पेरेंट्स अपने मतभेद बुला के बच्चों पे निगरानी रखें तो बच्चों के साथ ये क्राइम्स ना हो। डेक्स्टर के बारे में और ये चीज बता सकते हैं कि ये टीवी सीरियल जो है वो इनको डार्क माना जाता है। डार्क एक इंग्लिश शब्द है जिसको मैं हिंदी में उसका प्रॉपर ट्रांसलेशन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हम कहेंगे डार्क, जिसको बोला जाता है कि बहुत ही ट्रॉमेटिक इसमें चीजें दिखाई गई हैं। इसमें लोगों को काटते हुए दिखाया गया है और इसमें ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जिससे लोगों के माइंड पर बहुत गहरा इफेक्ट पड़ता है। बंदर जो है वो वायलेंस में किसी का मर्डर कर सकता है, इंसान वायलेंस में मैक्सिमम किसी को गाली दे देगा, बोल देगा, थप्पड़ मार देगा, उससे ज्यादा एक सभ्य इंसान नहीं करेगा आज के समय पे। तो क्या समझने वाली बात है कि वो जो सभ्यता आती है वो आती है हमारी सिविलाइजेशन से, हमारी परंपराओं से, हमारे फैमिली यूनियन जो एक जनरेशन बाय जनरेशन पास डाउन होती है। एक पेरेंट्स अपने बच्चे को सिखाते हैं कैसे सभ्य रहना और वो फिर अपने बच्चे को सिखाएगा। और जब वो चेन कट जाती है तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, वो बच्चा इंटरनेट पे जाता है और फिर इंटरनेट पे ऐसे ही टीवी शोज का असर होता है कि वो इस चीज को सीख लेता है कि मुझे ये ऐसे करना चाहिए, क्योंकि उसने परंपरा से कुछ चीज नहीं सीखी। और परंपरा का मतलब सिविलाइज, उसने अपने कल्चर से वो चीजें नहीं सीखी, इसलिए वेस्टर्न कल्चर जो है इन्फ्लुएंस करता है। कुछ देर पहले हमने ऐसे हत्याकांड का जिक्र किया जिनमें हत्या जिनकी हुई और जिसने हत्या की वो करीबी रिश्ते में थे। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि ऐसे क्या हालात होते हैं जिनमें इस तरह के जघन्य अपराध हो जाते हैं। इस पर भी हमने बात की, सुनिए। हमें समझना होगा कि जैसे मैंने 2 टर्म्स बताए, सोशियोपैथी और साइकोपैथी, उसमें तो ऐसा होता ही है। लेकिन एक बहुत ही कॉमन बीमारी जो आज के समय पे है, बहुत ही एक कंसिडरेबल प्रोपोर्शन ऑफ सोसाइटी में फैली हुई है, वो है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया मतलब वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड साइकोलॉजिकल एंड साइकाइट्रिक प्रॉब्लम। स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है कि इंसान सही गलत की पहचान तो भूलता ही है, वो अपनी रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच का डिफरेंस भी भूल जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया में इंसान कुछ भी सोच के उसको सही मानने लगता है। और ये सबसे कॉमन केस है जिसमें इंसान अपने परिवार वालों के साथ गलत कर सकता है, इंसान अपने करीबियों के साथ गलत कर सकता है, क्योंकि वो इंसान जो भी ख्याल सोच रहा है उसे वो असली लगने लग जाएगा। अगर उसे कोई भी एक इमेजिनरी थॉट आ गया अपने रिलेटिव, अपने घर वालों के लिए, तो उसे सही मान सकता है, असली रियलिटी मान सकता है और उसके बेसिस पे एक्ट कर सकता है। तो हमें यहाँ पे, अगर मैं इसको टेक्निकली समझाने की कोशिश करूँ, तो हमें ये समझना है कि हर इंसान की सही गलत की परिभाषा समाज से आती है।
और कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें बचपन में पेरेंट्स उनके साथ अवेलेबल नहीं होते, उनसे दूर रहते हैं, उनको सोसाइटी में ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता, तो उनकी सही गलत की तो जो डेफिनेशन होती है वो इंटरनेट से आती है आज के समय में। और वो जो इंटरनेट का इन्फ्लुएंस वेस्टर्न कल्चर का और काफी इतना है कि हम जो अपनी परंपरा, सभ्यता, कल्चर, जो सिविलाइजेशन, हमारा सही गलत की पहचान वो खो जाती थी उन बच्चों में जिनकी मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। तो उनमें हमने देखा है कॉमनली इस टाइप की चीजें डेवलप होती है। जैसे लव हेट वाली जो बात है, बहुत सारे रिलेशन है, हर रिलेशन मतलब हर इंसान की जिंदगी में ऐसे रिलेशन रहे हैं जिसमें लव हेट वाली चीजें होंगी, हर इंसान ने एक्सपीरियंस करता है। लेकिन कुछ ऐसे इंसान हैं जिनका वो मोरालिटी, एथिक्स, सही गलत वाली पहचान का जो सर्किट होता है दिमाग में, उसको हम टेक्निकली एमिगडाला बुलाते हैं। एमिगडाला एक पोर्शन है हमारे ब्रेन में जो हमको बताता है हमें डर कब महसूस होना चाहिए। और ये सब जो केसेस होते हैं साइकोपैथी के, सोशियोपैथी के, स्किज़ोफ्रेनिया के, कई केसेस में हिस्टीरिया होता है। अगर हमको, आपने सुना हो ये क्या कहते हैं, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, उसमें लोग इम्पल्सिव होकर ऐसा कर सकते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर का जो मेनिया का स्टेज आता है उसमें लोग ऐसा कर सकते हैं। काफी बीमारियां हैं जिसमें ऐसा। अब आपको ले चलते हैं गुजरात की जनता के बीच। लल्लन टॉप की 3 टीमें इस समय गुजरात में एक्टिव हैं और वहां से आ रही ग्राउंड रिपोर्ट्स को हमारे यूट्यूब चैनल, ऐप, वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप देख सकते हैं। चुनाव कवरेज की इस कड़ी में हमारी टीम के साथ अभिनव और अमतेश आज बनासकांठा जिले के बड़गाम विधानसभा सीट में पहुंचे। ये सीट चर्चित कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी की सीट है। यहां पर अभिनव ने कुछ मुस्लिम बच्चों से बातचीत की, सुनिए उसे। लेकिन टीवी हमारा घर थोड़ी है। टीवी तो घर में होता है। टीवी हमारे घर में है क्योंकि हम रखना नहीं चाहते। होटल में तो सब टीवी है क्योंकि होटल हमारा घर नहीं है, वो तो एक दिन के रहने के लिए। होटल हमारा घर थोड़ी ना है, तो हम ऐसे करेंगे, नाम निकाल सकते हैं इसको, क्योंकि वो टीवी रखा है होटल वालों ने, इसलिए हम इसको निकाल भी नहीं सकते। तो टीवी क्यों नहीं रखते, क्या वजह, इसके कुछ वजह? क्योंकि टीवी बड़ा शैतान है। टीवी बड़ा शैतान है? शैतान को घर में रखना वो नाजायज है। अगर शैतान घर में रहेगा तो हमारे घर में क्या होगा? इसलिए टीवी एक शैतान है, टीवी कोई चीज़ नहीं है। टीवी एक घर में शैतान है और शैतान को घर में रखना ना चाहिए। ये कैसे पता कि किसने बताया कि टीवी शैतान? मौलवी साहब ने बताया कि टीवी एक बड़ा शैतान है और शैतान को हम घर में रख नहीं सकते। तो आपके घर में कभी नहीं थी? ये सिर्फ एक हिस्सा भर है। पूरी बातचीत में लगभग सभी बच्चों ने कहा कि उनके घर टीवी नहीं है। उनका कहना है कि टीवी शैतान है और ऐसा मौलवी साहब ने बोला है। सोचने वाली बात, आखिर बच्चों को ऐसी बातें क्यों बताई जा रही हैं? खबरों का सिलसिला यहाँ होता है पूरा, लेकिन विदा लेने से पहले 2 नए सिलसिलों की जानकारी आपको देनी है। इस बार का लल्लन टॉप अड्डा हो रहा है नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। अड्डे में आपके फेवरेट यशराज मुखाटे, अंकुर वारिकू, जय विजय सचान से लेकर विकास दिव्यकीर्ति और अवध ओझा जैसे अध्यापकों को आप लाइव सुनने और उनसे सवाल जवाब कर सकेंगे। तारीख याद कर लीजिए, 18, 19 और 20 नवंबर। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जाना होगा दी लल्लन टॉप ऐप पर, वहां आपको स्क्रीन पर ही लिंक मिल जाएगा। सिर्फ अड्डा ही नहीं, आपकी अपनी क्विज भी लौट आई है। अब आप क्विज को हर रोज़ लाइव खेल सकते हैं। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे क्विज खेलने पर इनाम भी है। हर दिन टॉप 50 विजेता चुने जाएंगे जिन्हें तुरंत 100 रुपये का इनाम भेजा जाएगा। तो देर किस बात की, डाउनलोड करिए लल्लन टॉप ऐप और खेलना शुरू कर दीजिए। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। शुक्रिया, शुभ रात्रि। जिनको रील में देखा उनको रियल में देखो और फिर खूब सारे फूल पत्ते फेंको। ये मीटर बनाने के लिए था, पर कुल मिला के बात ये है कि गुरु आने वाली है मौज बहुत। तमाम लल्लन टॉप हस्तियां आ रही लल्लन टॉप अड्डे में। आप भी हंसते खिलखिलाते चले आइए, उनके हिस्से की बातें सुनिए, अपने हिस्से के सब सवाल पूछिए और हम लल्लन टॉप वालों से मिलने का तो मौका है। वो जो चाय की पत्ती के साथ मग फ्री मिलता है ना, बस ऐसी ही मोहब्बत आपके लिए फ्री है हमारी। और फ्री है एंट्री, लेकिन डाउनलोड करनी होगी लल्लन टॉप ऐप। फटाक से रजिस्ट्रेशन करिए और फुर्ती में चले आइए 18, 19, 20 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में।